आज आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण का जो है अंतिम क्लास होगा और आज जो है बहुत सारा टॉपिक पढ़ाएंगे। मून और अर्थ पर कितना वेट होता है, भार में अंतर, अर्थ पर कितना भार होगा, मून पर कितना भार होगा, इसका अंतर बताएंगे। फिर बताएंगे स्प्रिंग बैलेंस और जो है बीम बैलेंस, उसमें क्या अंतर है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है गुरुत्व त्वरण किस तरह से वो वेरी करता है, चेंज करता है। तो अब वेटलेस बताएंगे, वो सब देखिए। तो देखिए शुरू करते हैं। ये है अर्थ, पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी है। ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा। ये है चंद्रमा। तो इस पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान m है। द्रव्यमान कितना है? m है। इस पर कोई वस्तु रखा हुआ है, सेम वस्तु रखा हुआ है, सेम, इसका भी m है। तो दोनों पर वेट कितना होगा, भार कितना होगा? भार तो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ पर कितना भार महसूस करेगा, यहाँ पर कितना भार महसूस करेगा। तो ये दोनों का करते हैं कंपैरिजन। तो देखिए यहाँ पर कितना भार होगा अर्थ पे, तो अर्थ पे कितना हो जाएगा डब्ल्यू ई इक्वल टू कितना होता है, पढ़ाए हैं, जी एम अर्थ का मास, एम वस्तु का, इसका मास द्रव्यमान, Gm/r²। ये कितना दूरी हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर r²। अर्थ का त्रिज्या, ये क्या है, अर्थ का त्रिज्या, r² हो गया। ये इक्वेशन 1। इसी तरह मून पे लेंगे, Wm कितना हो जाएगा बताइए, Wm कितना हो जाएगा, Gm मून पर मास, मून का मास, और ये वस्तु का मास छोटा m डिवाइड बाय मून का त्रिज्या। ये हो गया इक्वेशन 2। कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ाए हैं, फोर्स इतना लगता है। अब दोनों को तुलना करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए, Wm/We अर्थ। तो m लिखिए, पहले मून का लेंगे तो Gm मून का मास, वस्तु का मास जो रखा हुआ है उस पर, और इसकी त्रिज्या m Rm का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। और इसको डिवाइड करेंगे, ये वाला अर्थ वाला, तो ये ऊपर चला जाएगा Re² और नीचे आ जाएगा G अर्थ का मास और वस्तु का मास। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये G कट जाएगा, कट गया, तब क्या हो गया, M गुना Re² Rm का स्क्वायर गुना Me, ये आ गया। अब देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उस चंद्रमा के 100 गुना है, 100 गुना है, और त्रिज्या जो है 4 गुना है लगभग। तो हम लोग ले लेंगे, तो मून का मास जो है, अगर m छोटा m है तो इसका 100 गुना है इसका मास, इसका मास अर्थ का। तो अर्थ का मास हम लोग कितना ले लेंगे, 100 गुना ले लेंगे, 100 m। अब देखिए त्रिज्या जो है, अर्थ का त्रिज्या इससे 4 गुना है, तो ये है आपका Rm
का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना होगा, 4 गुना होगा। तो 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चरे 16 RM का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए AM कट गया, AR कट गया, R स्क्वायर, कितना बच गया, बच गया 16/100, 16/100। तो 16×5 = 16 × 96, लगभग। इतना बड़ा डेटा है, इतना बड़ा है, इसमें लगभग लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट। तो कितना हो जाएगा, लगभग 1/6, 16 के 16 और 16 × 96, 6 वर्ग, तो 1/6 आ गया। तो कितना आ गया, देखिए ये 1/6 आ गया। मतलब क्या हुआ कि WM और WE बराबर 1/6, ए आ गया। देखिए ए आ गया। मतलब क्या हुआ कि चांद पर 1 न्यूटन होगा तो पृथ्वी पर 6 न्यूटन होगा। चांद पर अगर उस वस्तु का वेट 1 न्यूटन दिखाएगा तो पृथ्वी पर कितना दिखाएगा, 6 न्यूटन, 6 गुना। यानी आप अगर यहाँ पर आप मान लीजिए कि 20 न्यूटन का भार उठा लेते हैं तो चांद पर 6 गुना भार उठा सकते हैं। 20 × 6 यानी 120 न्यूटन का भार उठा सकते हैं ऊपर। वहाँ 6 गुना आपका ताकत हो जाएगा चांद पर। तो ये बात समझ में आया। इस तरह बहुत सवाल रहता है कि पृथ्वी पर इतना है तो चांद पर कितना होगा, ये समझ में आ गया। इस पर कुछ सवाल भी बताएंगे। अब इसका नेक्स्ट थ्योरी जाते हैं। देखिए यही रिलेशन आया। तो एक सवाल इस तरह से अगर रहेगा, मान लीजिए जो किसी वस्तु का भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना है, मान लीजिए 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है। तो चंद्रमा पर कितना भार होगा। मान लीजिए ये सवाल आ गया, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो अभी ये जो रिलेशन निकाले हम लोग, इसी से निकालेंगे। WM/WE बराबर 1/6, ये 1/6। तो पृथ्वी पर कितना है, 60 है। WM निकालना है, यानी मून पर निकालना है। WE दिया हुआ है 60 और ये दिया हुआ 1/6, तो ये रिलेशन है। तो कितना हो जाएगा, WM = 60/6, 10, कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। ये आ जाएगा, मून पे 10 न्यूटन का भार एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरह का सवाल आता है परीक्षा में। तो ये समझ में आया होगा। अब दिखाते हैं नेक्स्ट। क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। और ये जो है इसको बोलते हैं बीम बैलेंस, जो तराजू होता है। ऐसे हिंदी में सोचिए तराजू है, बीम बैलेंस है, और ये स्प्रिंग बैलेंस है, कमानीदार तुला। तो इस पर कोई वस्तु को हम लोग लटकाते हैं और इसका वजन निकालते हैं, ये। और एक होता है ये, इसमें तुलना करते हैं मास का। इधर एक चढ़ा देते हैं, मान लीजिए 1 kg का, 1 kg का इधर जो है एक स्टैंडर्ड जो होता है मापने का,
वो 1 kg का इधर चढ़ाते हैं। तो इधर कुछ चढ़ा दिए, फल उल आलू जो भी लेना है। देखिए इधर क्या होता है, मान लीजिए 1 kg चढ़ाए इधर, तो 1 kg इधर लेते हैं, जो भी लेना है, सब्जी लेना है, आलू लेना है। तो ये तो प्राय आप लोग देखे होंगे दुकान में, सब्जी मंडी में, ये सब प्राय ये भी रहता है आजकल, बहुत जगह इसका यूज करता है। तो अंतर क्या है, इसमें एक तुलना होता है, इसमें भी वेट कितना लग रहा है, mg लग रहा है, और इसमें भी लग रहा है mg। यहाँ g कॉमन है, यहाँ भी g कॉमन है, तो g दोनों में बराबर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी जो अपनी ओर खींच रही है। तो इसमें क्या कंपेरिजन हो जाता है, द्रव्यमान का। 1 किलो आलू लिए तो 1 किलो आलू, 1 किलो यहाँ चढ़ाए तो 1 किलो आलू मिल गया, क्योंकि यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, दोनों कैंसिल, द्रव्यमान कंपेरिजन हो गया, तुलना हो गया, द्रव्यमान का तुलना हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूटन के फॉर्म में होता है, यहाँ पर इसके फंक्शन में, मतलब इसको इस तरह से बना दिया जाता है कि अगर 10 न्यूटन है तो 2 kg, 20 न्यूटन है तो 4 kg। इस तरह का एक फंक्शन मतलब फंक्शन के रूप में इसको सेट कर दिया जाता है इसमें द्रव्यमान मापा जाता है। लेकिन ये किसके रूप में होता है, वेट के फंक्शन में होता है। ये मापता एक्चुअली है वेट। इससे अगर हम चांद पर मापेंगे इससे, तो यहाँ अगर मान लीजिए 1 kg है, चाहे 6 kg पृथ्वी पर 6 kg है, तो चांद पर हो जाएगा कितना, चांद पर जो है ये रीडिंग जो है द्रव्यमान हर जगह बराबर होता है, चाहे चांद पर रहे, चाहे पृथ्वी पर रहे, चाहे बृहस्पति ग्रह पर रहे, द्रव्यमान कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। भार में अंतर आता है, भार। अगर ये 6 न्यूटन रहता, चाहे अगर यहाँ 6 न्यूटन अगर माप कर रहा है, ये 6 न्यूटन अगर हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए मेजर कर रहे हैं, तो चांद पे ही हो जाएगा 1 न्यूटन। तब बताइए 6 न्यूटन यहाँ पे, चांद पे हो जाएगा 1 न्यूटन, तो ये चांद पे सही रीडिंग करेगा, चांद पे सही रीडिंग ये नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा चांद पे, क्योंकि ये पृथ्वी के हिसाब से बना है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के हिसाब से इसको सेटिंग किया गया है। और यही चीज़ अगर उठा के ले जाएंगे चांद पे तो ये गलत रीडिंग कर देगा। क्यों, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बात समझ में आया होगा कि ये द्रव्यमान का तुलना करता है इस कमानीदार तुला से, और इसमें जो है वेट के फंक्शन में द्रव्यमान को निकालता है। और ये जो है हर जगह ये काम नहीं आएगा, लेकिन ये हर जगह काम आ जाएगा। चांद पे इसमें तोलेंगे तो वही आएगा, क्योंकि वहाँ भी जी तो वही रहेगा चांद पर। चांद का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, चांद पर पृथ्वी क्या हो जाएगा 1/6, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/6, दोनों कैंसिल, द्रव्यमान कांस्टेंट, द्रव्यमान सही देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चांद पर इसको अगर ले जाएंगे तो यहाँ लग रहा है नीचे जी त्वरण, वहाँ हो जाएगा 1/6, और ये जो डेटा बनाया गया है, यहाँ पे जो फंक्शन बनाया गया है, इसका जो है रीडिंग गड़बड़ा जाएगा, तो वहाँ पे ये सही रीडिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन उस तुला से हर जगह सही रीडिंग हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बताते हैं कुछ इसमें कि वेटलेस कैसे होता है, भारहीनता। देखिए उसको, भारहीनता मतलब क्या हुआ कि जी जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये जो जी है ये 0 हो जाएगा, यानी उसमें वेट जो है 0 हो जाएगा, उसका वेट रीडिंग जो है 0 हो जाएगा। तो ये जी 0 हो जाएगा। किस किस में ऐसा होगा, वो केस क्या है देखिए। पहला क्या है, अगर कोई वस्तु फ्री फॉल करेगा, एकदम ऐसे छोड़ देंगे और नीचे गिरेगा, ऐसे छोड़ देंगे नीचे गिरेगा, तो जी से गिरेगा। तो जी से जब गिरेगा वो मतलब फ्री फॉल होगा, उसको फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल होगा जब कोई वस्तु फ्री फॉल होगा तो भार 0
होगा। जब कोई फ्री फॉल होगा तो भार 0 होगा, क्योंकि भार तभी होता है जब गुरुत्व त्वरण के अगेंस्ट में कोई काम करता है, अगेंस्ट में कोई फोर्स लगता है, तब भी उसमें भार महसूस होता है। नहीं तो जैसे कि कभी देखे होंगे तारामंची सब में चढ़े होंगे, तारामंची घूमने वाला, तो जब वो नीचे उतरता है तो कैसा लगता है कि टूट के गिर जाएगा डोली, ये चेम्बर ही टूट जाएगा। तो वो सब है भारहीनता। दूसरा केस क्या है कि पृथ्वी के केंद्र में भार जो है 0 हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र में भार 0 हो जाएगा, 0 होगा। पृथ्वी के केंद्र में, ये पृथ्वी है, ये केंद्र में अगर कोई वस्तु रखेंगे पृथ्वी के, तो यहाँ पर जी जो है 0 होगा, भार 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई इफेक्टिव मास नहीं है, मास तो इसका इधर फैला हुआ है, यहाँ कोई मास नहीं है केंद्र में, तो वो 0 होगा। एक क्वेश्चन में आता है परीक्षा में कि पृथ्वी के केंद्र में भार कितना होगा। चाहे कोई वस्तु अगर फ्री फॉल हो रहा है, ऊपर से गिराया जा रहा है फ्री में, तब उसमें वेटिंग मशीन में रीडिंग कितना होगा। चाहे कोई लिफ्ट जो है, लिफ्ट ऊपर नीचे जा रहा है, अगर टूट गया, अचानक तार टूट गया, लिफ्ट गिरने लगा, तो वो कितना भार रीडिंग करेगा, 0। ये बात समझ में आया। तीसरा पॉइंट है कि जब पृथ्वी के चारों ओर कोई वस्तु अगर घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर, जब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तब भार 0 होगा। पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई परिक्रमा कर रहा है, तो पृथ्वी जो उसको खींचेगा अपनी ओर, उस वस्तु को, वो जो फोर्स है, वो जो बल है, उसको क्या देगा, अभिकेंद्र बल देगा, अभिकेंद्र बल। तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, अभिकेंद्र बल को प्रोवाइड करने में ही कैंसिल हो जाएगा। तो उस पर भार क्या होगा, 0 होगा। जैसे सेटेलाइट घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, तो वहाँ पर जो पृथ्वी उसको खींचती है, उसी के कारण वो घूमता है। और जो वो बल लगता है उसमें, जो उसमें बल लगता है, वो क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको प्रोवाइड करता है। तो उस पर जो है, उस समय पृथ्वी का भार, मतलब उसको खिंचाव जो है, पुलिंग जो है, वो 0 होता है, क्योंकि उसको उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो ये 3 बात समझ में आया होगा। 3 केस में जो है भारहीन होगा, वेटलेस होगा। अब दिखाते हैं कि जी का वैल्यू कैसे घटता बढ़ता है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, जी गुरुत्व त्वरण, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मान जो है किस तरह बदलता है। तो जैसे कि गुरुत्व जी का मान में परिवर्तन, किस तरह इसका परिवर्तन होगा। तो देखिए, ये पृथ्वी है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या r है। इसमें क्या किस केस में, देखिए पहला केस में कब बदलेगा, जब ये पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाएगा, कोई वस्तु ये ऊपर जब जाएगा, पृथ्वी के सतह से ऊपर, पृथ्वी के सतह से ऊपर रहेगा या जाएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएगा तो जी का मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जी का मान डिक्रीज करेगा, घटता जाएगा, जी का मान घटता जाएगा।
घटता है। अगर ये नीचे आएगा, पृथ्वी के सतह से नीचे भी आएगा, वस्तु मान लीजिए यहाँ पे रख दिए, जब पृथ्वी सतह से नीचे जाएगा, पृथ्वी के सतह से नीचे जब जाएगा वस्तु, तो भी जी का मान घटेगा। जब पृथ्वी सतह से नीचे जाएगा तो जी का मान घटेगा, यानी जी का मान घटता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। जैसे केंद्र पर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 2 केस हुआ। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है कि पृथ्वी का साइज जो है ना एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। इक्वेटर पे फूला हुआ है, पोल पे दबा हुआ है पृथ्वी। तो अगर इक्वेटर से पोल की ओर, इक्वेटर से पोल की ओर जाएगा, इक्वेटर से पोल की ओर जाएगा तो जी का मान बढ़ेगा। इक्वेटर से पोल की ओर जाएगा तो जी का मान बढ़ेगा। यानी जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? ध्रुव पे, पृथ्वी के ध्रुव पे, पोल पे। और सबसे कम मतलब पृथ्वी के सतह में इक्वेटर पे कम होगा, क्योंकि इक्वेटर पे त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगा, अब पोल पे त्रिज्या कम हो जाएगा। इक्वेटर पे ज़्यादा, पोल पे कम हो जाएगा। तो इसलिए पोल पे जी का मान ज़्यादा रहता है, इक्वेटर पे कम रहता है। तो ये बात समझ में आया। परीक्षा में इसी तरह रहेगा। इसका डेरिवेटिव भी होता है, लेकिन ये 10th का सिलेबस में नहीं है डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव 11th में है, तो 10th के लिए इतना ही सफिशियंट है, इससे ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। और सवाल जो रहेगा इसका, बहुत तरह का सवाल रहेगा। सवाल भी बता चुके हैं और कुछ सवाल इस पर बता देंगे। तो उम्मीद है कि इसमें समझ में आया होगा। तो इस पर सवाल बनाइए, बहुत तरह का सवाल बनेगा इसमें। और गुरुत्व त्वरण जो है ये भी समझ में आया होगा। तो ऊपर जाएगा तो घटेगा, नीचे जाएगा तो घटेगा, पृथ्वी के नीचे जाएगा तो घटेगा, सेंटर पे 0 हो जाएगा, इक्वेटर से पोल की ओर जाएगा तो बढ़ेगा। एक कंडीशन है। और एक कंडीशन है इसमें कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण भी, पृथ्वी के मतलब जो स्पिन करता है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे स्पिन करता है, उसके कारण भी इफेक्ट पड़ता है जी पे। तो वो चूँकि 10th का सिलेबस में नहीं है, 11th का है। तो 11th में जब पढ़ाएंगे 11th का, तो उसमें बताएंगे उसको। इतना 10th के लिए सफिशियंट है। और ये उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।